नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल करियर स्टडी IQ में। आज हम 8 मई 2020 की नेशनल करंट अफेयर करेंगे और आज के करंट अफेयर की PDF वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने किफ़ायती वेंटिलेटर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया? हमारा ऑप्शन IIT कानपुर, IIT गुवाहाटी, IIT मद्रास, IIT बॉम्बे। इसका सही आंसर है IIT कानपुर के साथ। रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम भारतीय डायनेमिक्स लिमिटेड BDL ने IIT कानपुर के साथ NOCCA रोबोटिक्स IIT कानपुर के त्वरित स्टार्टअप द्वारा विकसित किए गए वेंटिलेटरों का निर्माण बड़े पैमाने पर करने के लिए समझौता किया है। NOCCA रोबोटिक्स ने गंभीर रूप से बीमार कोविड-19 मरीजों का जीवन बचाने में समर्थ एक हाई एंड किफायती और स्वदेशी वेंटिलेटर विकसित और डिजाइन किया है। यह परियोजना अमिताभ बंदोपाध्याय के नेतृत्व में स्टार्टअप इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन सेंटर SIIC IIT कानपुर की टीम की देखरेख में की गई है। भारतीय डायनेमिक्स का मुख्यालय है हैदराबाद, जो कि तेलंगाना में है। इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं सिद्धार्थ मिश्रा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान किसने लॉन्च किया? हमारे ऑप्शन नीति आयोग, संस्कृति मंत्रालय, कृषि मंत्रालय में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है नीति आयोग ने। नीति आयोग ने कोविड-19 के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए पिरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर एक अभियान शुरू किया है। इस अभियान का शीर्षक सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान रखा गया है। इस नए लॉन्च किए गए अभियान का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल सुनिश्चित करना है। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल सुनिश्चित करने के लिए निवारक उपायों के साथ साथ वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य और जीवन शैली जैसे विभिन्न पहलुओं के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाएगी। सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान का लक्ष्य असम, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे विभिन्न राज्यों के 25 संभावित जिलों में 2.9 मिलियन वरिष्ठ नागरिकों को कवर करना है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार और इसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं अमिताभ कांत। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? हमारे ऑप्शन है मुस्तफा अल कदीमी, व्लादिमीर पुतिन, शेख हसीना में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है मुस्तफा अल कदीमी। इराक के पूर्व खुफिया प्रमुख मुस्तफा अल कदीमी इराक के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। पूर्व PM आदिल अब्दुल मेहंदी ने पिछले साल नवंबर 2019 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इराकी संसद ने आपातकालीन सत्र बुलाकर कदीमी सरकार के गठन को मंजूरी दे दी है। वह अपना कार्यकाल पूरे मंत्रिमंडल के बिना शुरू करेंगे क्योंकि कई मंत्री पद के उम्मीदवारों को अस्वीकार कर दिया गया है। उन्होंने 2016 में इराक की राष्ट्रीय खुफिया सेवा NIS के प्रमुख के रूप में भी कार्य किया था। इराक की राजधानी है बगदाद। इराक की मुद्रा है इराकी दिनार। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयुष कवच कोविड ऐप का शुभारंभ किया? हमारे ऑप्शन उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, असम। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए जरूरी इम्यूनिटी में सहयोग करने के लिए आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च की है, जो कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में उपयोगी साबित हो सकती है। इस ऐप को आयुष मंत्रालय ने विकसित किया है। आयुष कवच कोविड ऐप प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित है, जो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए उपायों को सुझाएगी। इस एप्लीकेशन के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को यह बताया जाएगा कि किस प्रकार हमारी रसोई में मौजूद वस्तुएं जैसे दालचीनी, तुलसी, लौंग आदि सामग्री का उपयोग कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए शरीर की प्रतिरक्षा को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा इसे उपयोगकर्ताओं को विशेषज्ञों से सलाह लेने का भी अवसर मिलेगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। इसके मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। हमारा अगला प्रश्न है, हाल में कोविड-19 टेस्ट बस कहाँ लॉन्च की गई? हमारे ऑप्शन महाराष्ट्र, सिक्किम, पश्चिम बंगाल में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है महाराष्ट्र के मुंबई में। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के पूर्व छात्रों की परिषद ने महाराष्ट्र के मुंबई में एक कोविड-19 टेस्ट बस लॉन्च की है। यह कोविड-19 टेस्ट बस वर्तमान परीक्षण स्थान पर बिना कोई प्रभाव पड़े परीक्षण लागत को 80% तक कम कर देगी। IIT के पूर्व छात्रों की परिषद के अनुसार सभी 23 IIT का वैश्विक पूर्व छात्र निकाय
100 दिन के भीतर परीक्षण क्षमता बढ़ाएगा। कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने में स्वास्थ्य विभाग का सहयोग करेगा। IIT C19 बस कोडाई आर्किटेक्चर मॉडल पर आधारित है, जो सस्ती और तेजी से परीक्षण करने के लिए बनाई गई है, जिसमें संपर्क रहित नमूना संग्रह और टेलीमेडिसिन AI आधारित टेली रेडियोलॉजी और एल्गोरिदम शामिल है, जो कि समूह आधारित आनुवंशिक परीक्षण और मेगा लैब हर महीने 5 मिलियन परीक्षण करने में सक्षम है। इस बस की हर घंटे में 10 से 15 नमूने एकत्रित करने की क्षमता है। इसमें डिजिटल चेस्ट एक्सरे लिया जाएगा, जिसमें डॉक्टरों को ऑनलाइन भेजा जाएगा और जिसके बाद हेल्थ केयर स्टाफ AI का इस्तेमाल कर कोरोना वायरस संक्रमित वाले व्यक्ति की संभावना की जांच कर पाएंगे। पैन IIT एल्यूमिनियम इंडिया एक संगठन है जो सभी IIT के पूर्व छात्रों का प्रतिनिधित्व करता है। इसका मुख्यालय IIT दिल्ली, जो कि नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष हैं रामनाथ S मणि। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती के उपलक्ष्य में वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस वर्चुअल कार्यक्रम का शीर्षक क्या था? हमारे ऑप्शन है गुरुदेव जर्नी ऑफ द मेस्ट्रो थ्रो दिस विजुअल वोकबलेरी। सबका मालिक एक है, A एंड B में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है गुरुदेव जर्नी ऑफ द मेस्ट्रो थ्रो हिज विजुअल वोकबलेरी। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस वर्चुअल टूर का शीर्षक गुरुदेव जर्नी ऑफ द मेस्ट्रो थ्रो हिज विजुअल वोकबलेरी रखा गया है। इस वर्चुअल कार्यक्रम में बहुमुखी प्रतिभाशाली कलाकारों द्वारा बनाई गई 102 कलाकृतियों की एक झलक पाने का अवसर मिलेगा। रविंद्रनाथ टैगोर प्रसिद्ध कवि और उपन्यासकार और चित्रकार थे। वह अपने उपन्यास गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय थे। इसके अलावा उन्होंने भारत और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत भी लिखा है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के महानिदेशक हैं अद्वैत चरण गणनायक। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक नया कार्यक्रम निगाह शुरू किया? हमारे ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश सरकार का एक नया कार्यक्रम निगाह शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। इस कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार देश के अन्य हिस्सों से राज्य में आने वाले लोगों के परिवार के सदस्यों को शिक्षित करेगी। इस कार्यक्रम में आशा कार्यकर्ताओं, स्वास्थ्य और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की तैनाती की जाएगी, ताकि वे घर में क्वारंटाइन रहने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए सामान्य जागरूकता पैदा कर सकें और जिसे उन्हें किसी भी संभावित संक्रमण जोखिम से बचाया जा सके। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक कौन बने हैं? हमारे ऑप्शन है तरुण बजाज, समित पटेल, विरूपाक्ष सिंह, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है तरुण बजाज। आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड का नया निदेशक बनाया गया है। उनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की मंजूरी के बाद की गई है। वह 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं। वह अतनु चक्रवर्ती की जगह लेंगे, जो 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हुए हैं। आर्थिक मामलों के सचिव का कार्यभार संभालने से पहले बजाज प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव थे। 2015 में प्रधानमंत्री कार्यालय में नियुक्ति से पहले वह आर्थिक मामलों के विभाग में संयुक्त सचिव थे, जो भी बहुपक्षीय वित्तपोषण एजेंसियों के प्रभाग की देखरेख करता है। आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई में। इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास। और अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का कार्यभार संभाला है? हमारे ऑप्शन है DPS नेगी, तरुण बजाज, पीयूष श्रीवास्तव, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है DPS नेगी ने। भारतीय आर्थिक सेवा अधिकारी DPS नेगी ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का कार्यभार संभाल लिया है। इसके अलावा नेगी ने मंत्रालय के वरिष्ठ श्रम और रोजगार सलाहकार का भी पदभार ग्रहण किया है। वह 1985 बैच के भारतीय आर्थिक सेवा अधिकारी हैं। इस नए कार्यभार को संभालने से पहले नेगी सलाहकार वित्त के रूप में कार्यरत थे। श्रम ब्यूरो श्रमिकों, रोजगार और खुदरा मुद्रास्फीति से संबंधित डेटा एकत्रित करके उसका विश्लेषण करता है। श्रम और रोजगार मंत्रालय
का मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसके राज्य मंत्री हैं संतोष गंगवार। हमारा अगला प्रश्न है पीएसी लोक लेखा समिति के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हमारा ऑप्शन अधीर रंजन चौधरी, तरुण बजाज, डीपीएस नेगी, मोहन सिन्हा। इसका सही आंसर है अधीर रंजन चौधरी को। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को पुनः संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्हें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। पीएससी का काम भारत सरकार के सभी सरकारी खर्चों के खातों की जांच करना है और जिसका आधार हमेशा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट ही होती है। पीएससी सबसे पुरानी संसदीय समिति है जिसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 लोकसभा द्वारा और 7 राज्यसभा द्वारा 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने पुनः इस्तेमाल किए जाने वाले पीपीई किट के लिए किस आईआईटी संस्थान के साथ समझौता किया? हमारा ऑप्शन आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मद्रास। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आईआईटी दिल्ली के साथ। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस द्वारा दिल्ली के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ सरकारी अस्पतालों में आपूर्ति किए जाने वाले पुनः प्रयोज्य व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई के अनुसंधान और विकास में सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एमओयू का उद्देश्य किफायती, टिकाऊ और पुनः इस्तेमाल किए जाने वाले पीपीई, सर्जिकल गाउन और मास्क बनाने में नियोजित किए जाने वाले एक अद्वितीय प्रोटोटाइप सामग्री के अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना है। इस स्थायी पीपीई, सर्जिकल गाउन और मास्क को सूचीबद्ध सरकारी अस्पतालों में आपूर्ति की जाएगी। दोनों दलों द्वारा यह समझौता कोविड-19 महामारी के दौरान स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की देखभाल में योगदान देने के लिए किया गया है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के सीईओ हैं नीरज व्यास। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में भारत सरकार ने विदेशियों से भारतीयों को लाने के लिए कौन सा मिशन की शुरुआत की है? हमारे ऑप्शन वंदे भारत मिशन, श्रमिक मिशन, ऑपरेशन नमस्ते। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है वंदे भारत मिशन। भारत सरकार ने विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए वंदे भारत मिशन नामक सबसे बड़ा निकासी अभियान शुरू किया है। इस अभियान के अंतर्गत सरकार कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण विदेशों में फंसे लगभग 15,000 भारतीय नागरिकों को वापस लाएगी। इस मिशन के तहत सरकार द्वारा चरणबद्ध तरीके से 7 मई से 13 मई 2020 तक 12 देशों में अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए 64 उड़ानों का संचालन करेगी। इन 64 उड़ानों में संयुक्त राज्य अमीरात में 10 उड़ानें, कतर से 2, सऊदी अरब से 5, यूके से 7, सिंगापुर से 5, अमेरिका से 7, फिलीपींस से 5, बांग्लादेश से 7, बहरीन से 2, मलेशिया से 7, कुवैत से 5 और ओमान से 2 उड़ानें शामिल हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। और अगला प्रश्न है हाल ही में किस स्मार्टफोन कंपनी ने ऑफलाइन रिटेलर्स के कारोबार को और सुचारू रखने के लिए VSR मॉडल लॉन्च किया? हमारे ऑप्शन है वीवो, रेडमी, नोकिया। में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है वीवो कंपनी के साथ। स्मार्टफोन कंपनी वीवो ने हाल ही में ऑफलाइन रिटेलर्स के कारोबार को और सुचारू रखने के लिए VSR यानी वीवो स्मार्ट रिटेल्स मॉडल लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से वीवो देश भर में स्मार्टफोन की मांग को पूरा करने का प्रयास करेगा। वीवो का मुख्यालय है डोंगुयान, चीन में। इसकी स्थापना 2009 में कहाँ पे की थी? डोंगुयान, चीन में। इसके संस्थापक हैं सेन वेई। और अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने राज्य के प्रत्येक आदमी को मेडिक्लेम पॉलिसी देने की घोषणा की? हमारे ऑप्शन महाराष्ट्र, सिक्किम, मिजोरम। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है महाराष्ट्र राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने राज्य के प्रत्येक आदमी को मेडिक्लेम पॉलिसी देने की घोषणा की है। महाराष्ट्र पहला ऐसा राज्य बन गया है जो राज्य के लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा सुरक्षा दे रहा है। इस मेडिक्लेम पॉलिसी के अंतर्गत 10 लाख रुपए तक का कवर मिलेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। और हमारा आज का आखिरी प्रश्न है हाल ही में किस देश की टेलीकॉम बॉडी ने देश के प्रमुख ब्रॉडकास्टर ABS CBN क्रॉप के परिचालन को बंद करने की घोषणा की है? हमारे ऑप्शन फिलीपींस, चीन, नेपाल, रूस। इसका सही आंसर है फिलीपींस।
फिलीपींस देश की टेलीकॉम बॉडी ने देश के प्रमुख ब्रॉडकास्टर एबीएस सीबीएन क्रॉप के परिचालन को बंद करने की घोषणा की है। एबीएस सीबीएन फिलीपींस का मुख्य समाचार चैनल है जहां उसका लाइसेंस समाप्त हो गया है। फिलीपींस की राजधानी है मनीला। फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं रोड्रिगो दुतेर्ते और इसके फिलीपींस के उपराष्ट्रपति हैं लेनी रोबर्टो। फिलीपींस की मुद्रा है पेसो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे यूट्यूब चैनल कर स्टडी IQ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।